नमस्कार। मैं प्रांजल मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बूंदी, अंतर्राष्ट्रीय विधि की इस कक्षा में आपका स्वागत करता हूँ। एवं आज जो हमारा टॉपिक है वह है आइसलैम या आश्रय। अंतर्राष्ट्रीय विधि में आश्रय और आइसलैम का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और परीक्षा की दृष्टि से भी ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए हम चर्चा करते हैं कि आश्रय क्या होता है, इसके क्या प्रकार हैं और ये किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, अंतर्राष्ट्रीय विधि में महत्वपूर्ण स्थान क्यों रखता है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि इससे पहले हमने प्रत्यर्पण के बारे में पढ़ा था। तो प्रत्यर्पण जहाँ खत्म होता है, आश्रय वहाँ से शुरू होता है। ये एक प्रश्न आता है। तो प्रत्यर्पण के साथ साथ आश्रय को भी पढ़ना हमारा परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे कि आश्रय क्या है। तो जो पहली परिभाषा है वो परिभाषा है स्टार्क महोदय की। स्टार्क के अनुसार आश्रय से तात्पर्य उस शरण तथा सक्रिय सुरक्षा से है जो एक राज्य द्वारा किसी अन्य राज्य के राजनीतिक शरणार्थी को उसकी प्रार्थना पर प्रदान की जाती है। यानी कि आश्रय शरण और सक्रिय सुरक्षा है और जो राजनीतिक अपराधी को, शरणार्थी को प्रदान की जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि आश्रय के दो तत्व निकल कर सामने आते हैं। शरण जो स्थायी सहारे से अधिक होती है, दूसरा सक्रिय सुरक्षा उन अधिकारियों द्वारा जिनके क्षेत्र में आश्रय दिया गया है। मानवीय अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट 1948 के अनुच्छेद 14 के अनुसार प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को दूसरे देशों में आश्रय मांगने का अधिकार है, परंतु ऐसे व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत ये अधिकार प्राप्त नहीं कि जब वह आश्रय मांगे तो अवश्य मिले। इस विषय में राज्यों का कोई सामान्य उत्तरदायित्व नहीं है। प्रोफेसर ओपेनहाइम के अनुसार वास्तव में आश्रय का अधिकार और कुछ नहीं वरन प्रत्येक राज्य की क्षमता है, जिसके अनुसार वह पीड़ित विदेशी व्यक्तियों को अपने क्षेत्र में आने दे तथा उन्हें आश्रय प्रदान करे। आश्रय के प्रकार तथा उनमें क्या अंतर है। आश्रय को दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है प्रादेशिक आश्रय यानी कि टेरिटोरियल आइसलम, और दूसरा है बाह्य प्रादेशिक आश्रय एक्स्ट्रा टेरिटोरियल आइसलम। कोलंबियन पेरुवियन आश्रयवाद, कोलंबियन पेरुवियन आइसलम केस 1970 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने कहा था कि प्रादेशिक आश्रय में शरण देने वाले राज्य के क्षेत्र के भीतर होता है तथा उसके प्रत्यर्पण के संबंध में केवल क्षेत्रीय प्रभुत्व संपन्नता का प्रयोग होता है। बाह्य प्रादेशिक या राजनीतिक आश्रय में शरणार्थी उस देश में रहता है जहां उसने अपराध किया है तथा उसे आश्रय देने से संबंधित राज्य की प्रभुत्व संपन्नता के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इसके द्वारा अपराधी को
उस राज्य की अधिकारिता से बाहर किया जाता है तथा उस राज्य की क्षमता के विषय में हस्तक्षेप होता है, जब तक कि वाद विशेष में इनके विधिक आधार को स्थापित नहीं किया जाता, इस प्रकार के आश्रय को मान्यता नहीं दी जा सकती। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो प्रादेशिक आश्रय है वो आश्रय उसी राष्ट्र के भीतर दिया जाता है जिस राष्ट्र से आश्रय की मांग की गई है, और जब उसी राष्ट्र में आश्रय दिया जा रहा है तो उस व्यक्ति पर प्रभुसत्ता भी उसी राज्य की होगी जिसने आश्रय दिया है। लेकिन बाह्य आश्रय में राज्य की सीमाओं से परे राज्य के किसी क्षेत्र विशेष पर उस व्यक्ति का आश्रय दिया जाता है, लेकिन वहाँ पर प्रभुसत्ता उसकी नहीं होती, और जिस देश में वो उसने राजनीतिक अपराध किया है उसी में उसको जैसे दूतावास है उसमें रख दिया जाता है या किसी अन्य क्षेत्र विशेष में जलियान में रख दिया जाता है, तो वो उसकी प्रादेशिक क्षेत्र से बाहर आश्रय होता है। तो इस प्रकार जब तक कि वाद विवेश में इनके विधिक आधार को स्थापित नहीं किया जाता, इस प्रकार का आश्रय को मान्यता नहीं दी जा सकती। प्रादेशिक आश्रय, टेरिटोरियल आइसलम। जब कोई राज्य किसी अन्य राज्य के व्यक्ति को अपने क्षेत्र के भीतर आश्रय देता है तो उसे प्रादेशिक आश्रय कहते हैं। बहुत प्राचीन समय से ये स्वीकार किया जाता है कि राज्य प्रादेशिक आश्रय देने के मामले में स्वतंत्र होता है तथा यह आश्रय अपराधियों के अतिरिक्त राजनीतिक, सामाजिक या धार्मिक शरणार्थियों को भी दिया जा सकता है। परंतु इस बात में मतभेद है कि कोई राज्य पकड़े हुए युद्धबंदियों को जो अपने राज्य वापस नहीं जाना चाहते आश्रय दे सकता है अथवा नहीं। जैसा कि हमने स्पष्ट कर चुके हैं कि किसी पीड़ित व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय विधि ये अधिकार प्रदान नहीं करती कि जब वह आश्रय मांगे तो अवश्य मिले, और न ही इस विषय में राष्ट्रों का कोई सामान्य उत्तरदायित्व है। परंतु इस विषय में ये उल्लेखनीय है कि इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र सामान्य सभा ने 14 दिसंबर 1967 को अपने प्रस्ताव में कहा कि अभ्यास में राज्य को कुछ महत्वपूर्ण बातें माननी चाहिए। वो ये हैं, पहली बात है कि कोई व्यक्ति जब आश्रय मांगे तो उसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, अतः जब आश्रय देने वाला राज्य के क्षेत्र में प्रवेश कर लेता है तो उसे निष्कासित नहीं किया जाना चाहिए, परंतु राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर या जनता की सुरक्षा के आधार पर या जब बड़ी संख्या में लोग आश्रय की प्रार्थना करें तो आश्रय की प्रार्थना को अस्वीकार किया जा सकता है। दूसरा बिंदु है, यदि कोई राज्य आश्रय देने में कठिनाई महसूस करता है तो व्यक्तिगत राज्य या संयुक्त राज्य के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय एकता के भाव से उचित उपाय पर विचार किया जाना चाहिए। जब कोई राज्य पीड़ित व्यक्ति को आश्रय दे दे तो अन्य राज्यों को उसका सम्मान करना चाहिए। राज्य अन्य राज्यों के व्यक्तियों को आश्रय देने में स्वतंत्र है, परंतु इस स्वतंत्रता को संधि द्वारा नियंत्रित तथा सीमित किया जा सकता है। दलाई लामा तथा उनके अनुयायियों का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। चीन की नीतियों से पीड़ित होकर दलाई लामा तथा उनके अनुयायियों ने भारत सरकार से राजनीतिक शरण की प्रार्थना की। भारत में अपनी क्षेत्रीय प्रभुत्व संपन्नता का प्रयोग करते हुए दलाई लामा
तथा उनके अनुयायियों को आश्रय प्रदान किया गया। चीन ने भारत के इस कार्य की आलोचना की तथा कहा कि उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप है, परंतु वास्तविकता में ये भारत में अपने क्षेत्रीय प्रभु संपन्नता का प्रयोग किया तथा अपने क्षेत्र के भीतर भारत को पूर्ण स्वतंत्रता थी कि वह आश्रय प्रदान करे अथवा नहीं। अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार इस कार्य को चीन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कहा जा सकता। प्रसिद्ध विधि शास्त्री हॉल ने कहा है कि बिना दूसरे राज्यों की इच्छा के परवाह करते हुए प्रत्येक राज्य पूर्ण स्वतंत्र है कि वह अपने क्षेत्र के भीतर जो चाहे करे तथा यदि उसके कार्य से प्रत्यक्ष रूप से अन्य राज्यों को क्षति नहीं पहुंचती है तो शरणार्थियों को आश्रय देने का अधिकार है। इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता कि शरणार्थी राजनीतिक अपराधी है अथवा साधारण अपराधी या उसने अंतर्राष्ट्रीय विधि का उल्लंघन किया है। बांग्लादेश के शरणार्थियों का उदाहरण पाकिस्तान के सैन्य प्रशासन की दमनकारी नीतियों तथा जनवध के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश के लाखों व्यक्तियों ने भारत में से राजनीतिक शरण प्रदान करने की प्रार्थना की। भारत ने न केवल उदारता दिखाते हुए आश्रय प्रदान किया वरन उनके भोजन तथा अन्य आवश्यक प्रबंध करके इतनी ही बड़ी संख्या में लोगों को शरण देने का एक अप्रत्याशित उदाहरण प्रस्तुत किया। यह कार्य मानवीय अधिकारों की कमीशन की घोषणा के प्रारूप के अनुच्छेद 1 तथा 3 के अनुसार था। इसके अतिरिक्त 1951 के शरणार्थी अभिसमय के अनुरूप भी ये कार्य था। यदि भारत लाखों पीड़ित लोगों को शरण नहीं देता तो उनका वापस उठा देता तो इन लोगों के वध होने तथा उनके पीड़ा अनेक प्रकार की पीड़ा पहुंचाने की पूर्ण संभावना थी। अतः भारत का कार्य न केवल प्रशंसनीय था वरन अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियमों, सिद्धांतों तथा उनमें निहित भावनाओं के अनुकूल था। प्रादेशिक बाह्य आश्रय, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असलम। बाह्य प्रादेशिक आश्रय उस आश्रय को कहते हैं जो राज्य अपने क्षेत्र के बाहर प्रदान करता है। बाह्य प्रादेशिक आश्रय को हम निम्न प्रकार से बांट सकते हैं। पहला है विदेशी दूतावास में आश्रय। किसी दूतावास के प्रावधान द्वारा आश्रय देने के सामान्य अधिकारों को अंतर्राष्ट्रीय विधि मान्यता प्रदान नहीं करती। इसका स्पष्ट कारण ये है कि इससे संबंधित राज्य, वह राज्य जहाँ दूतावास स्थित है, कि क्षेत्रीय प्रभु संपन्नता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। क्षेत्रीय प्रभु संपन्नता के अल्पीकरण या अनादर को सामान्यतः स्वीकार नहीं किया जा सकता। किसी विशिष्ट मामले या मामले में इसे तभी स्वीकार किया जा सकता है जब इसके लिए विधिक अधिकार को स्थापित किया जाए। यह विचार न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने कोलंबिया बनाम पेरू वाद में व्यक्त किया। इस वाद में कहा गया कि अपवाद के रूप में विदेशी दूतावासों में सिर्फ निम्न 3 परिस्थितियों में ही आश्रय प्रदान किया जा सकता है। विदेशी दूतावास की बात है। अस्थायी रूप से उन व्यक्तियों को आश्रय दिया जा सकता है
जिन्हें भीड़ से खतरा है या अपने देश को राजनीतिक भ्रष्टाचार के कारण खतरा है। यदि आश्रय देने के बारे में स्थानीय प्रथा होती है, यदि इस विषय में आश्रय देने वाले राज्य तथा राज्य की प्रार्थना करने वाले से संबंधित राज्य के मध्य में इस प्रकार की कोई विशेष संधि हो। इस विषय में ये नोट करना आवश्यक है कि यदि कोई राज्य किसी विदेशी को अनियमित रूप से आश्रय प्रदान कर देता है तो भी उस राज्य का ये उत्तरदायित्व नहीं होता कि वह आश्रय देने वाले व्यक्ति को उस देश को लौटा दे। हया डिला टारेवाद में कोलंबिया ने हया डिला टारेवाद रूप से आश्रय दिया था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने निर्णय दिया कि कोलंबिया को ये उत्तरदायित्व है कि वह हिया डिला टोरे को पेरू को लौटा दे। ये हिया डिला टोरे एक व्यक्ति विशेष है। वाणिज्य दूतावास में आश्रय। वाणिज्य दूतावास के संबंध में उपयुक्त निम्नलिखित सिद्धांत लागू होते हैं जो कि विदेशी दूतावास में लागू होते थे। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के कार्यालयों में आश्रय, संयुक्त राष्ट्र तथा विशिष्ट एजेंसियों के मुख्यालयों के करारों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को अपने कार्यालयों में आश्रय देने के विषय के कोई सामान्य अधिकार प्राप्त नहीं, परंतु जैसा कि स्टार्क ने कहा कि भीड़ से खतरा उत्पन्न होने की दशा में संस्थाएं भी आश्रय प्रदान कर सकती हैं। युद्धपोतों में आश्रय। कुछ लेखकों का मत है कि व्यक्ति जो नाविक नहीं है तथा स्थल में अपराध करने के पश्चात किसी युद्धपोत में आश्रय प्राप्त कर लेते हैं, न तो स्थानीय अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार किया जा सकते हैं और न ही जहाज से हटाए जा सकते हैं। जहाज की कप्तान की सहमति से उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। दूसरी ओर कुछ लेखकों का मत है कि ऐसे व्यक्तियों को स्थानीय पुलिस को सौंप दिया जाना चाहिए, परंतु मानवीय आधारों पर यदि ऐसे व्यक्तियों के जीवन को खतरा है तो उन्हें राजनीतिक शरण दी जा सकती है। इस विषय में फैनविक ने लिखा कि जब साधारण अपराधियों को आश्रय नहीं दिया जाता, बहुधा राजनीतिक शरणार्थियों को भी आश्रय दिया जा सकता है। व्यापारिक जहाज़ों पर आश्रय। व्यापारिक जहाज़ों पर स्थानीय क्षेत्राधिकार से उन्मुक्ति नहीं होती, अतः उन्हें स्थानीय अधिकारियों को आश्रय देने का अधिकार नहीं। निष्कर्ष में ये कहा जा सकता है कि आश्रय देने के अधिकार से वास्तव में तात्पर्य किसी अन्य राज्य के पीड़ित व्यक्तियों को अपने क्षेत्र में आने देने तथा अपनी रक्षा में रहने देने तथा आश्रय देने से है। ऐसा पीड़ित व्यक्ति आश्रय देने अथवा राज्य द्वारा आवभगत पाता रहने तथा आश्रय देने से है। ऐसा व्यक्ति आश्रय देने वाले राज्य तथा आवभगत पाता है, परंतु राज्य ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा चाहता है तो उस स्थिति में यह आवश्यक हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति को किसी जगह में नज़रबंद या निगरानी में रखा जाए, क्योंकि प्रत्येक राज्य का कर्तव्य है कि अपने क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों को कुछ ऐसा न करने दे जिससे वे अन्य राज्यों की सुरक्षा को खतरा हो। इस प्रकार हमने देखा कि आश्रय दो प्रकार के होते हैं, प्रादेशिक आश्रय और बाह्य प्रादेशिक आश्रय। प्रादेशिक आश्रय के हमने दो उदाहरण देखे, दलाई लामा का और बांग्लादेश के शरणार्थियों का। बाह्य प्रादेशिक आश्रय में विदेशी दूतावास, वाणिज्य दूतावास,
एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के कार्यालयों में आश्रय, युद्धपोतों में आश्रय और व्यापारिक जहाज़ों में आश्रय शामिल है। अब हम देखते हैं कि बाह्य प्रादेशिक तथा राजनीतिक आश्रय के संबंध में भारत का क्या मत है। 3 नवंबर 1975 को संयुक्त राष्ट्र की सामान्य सभा में छठी समिति के समक्ष बोलते हुए भारतीय संघ के विधि मंत्री डॉक्टर एस मोहम्मद ने राजनीतिक आश्रय के विषय पर भारतीय मत को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने कहा कि राजनीतिक आश्रय प्रादेशिक आश्रय से भिन्न है, क्योंकि पहले वाले में राज्य की प्रभुत्व संपन्नता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा कि जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने कहा कि राजनीतिक आश्रय का प्रादेशिक आश्रय से भिन्न है, क्योंकि पहले वाले में राज्य की प्रभुत्व संपन्नता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और बाद वाले आश्रय प्रदान करने वाले राज्य की क्षमता के भीतर है। इस प्रकार भारत ने 30 दिसंबर 1967 में सभी विदेशी तथा कॉमनवेल्थ राजनयिक दूतावासों को एक परिपत्र सर्कुलर भेजकर ये स्पष्ट कर दिया था कि भारत दूतावासों द्वारा अपने यहाँ व्यक्तियों को आश्रय देने के अधिकार को मान्यता प्रदान नहीं करता। उन्होंने ये भी कहा कि राजनीतिक दूतावासों को राजनीतिक संबंधों पर वियना अभिसमय में वर्णित विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियाँ प्रदान की जाती हैं। इन दूतावासों द्वारा एकाकी प्रसार करना राज्य की सत्ता या प्राधिकार का उल्लंघन है, परंतु राज्य व्यवहारों के अनुसार यदि किसी राज्य किसी व्यक्ति को जान की खतरा है तो ऐसा खतरा बना रहने की तक एक व्यक्ति को आश्रय प्रदान किया जा सकता है, परंतु इससे राज्य के व्यक्ति के प्रति क्षेत्राधिकार समाप्त नहीं हो जाता। खतरा समाप्त होने पर इस व्यक्ति को राज्य को लौटा दिया जाता है। आश्रय की विषय अंतर्राष्ट्रीय विधि कमीशन के एजेंडा में नहीं है। भारतीय प्रतिनिधि ने सुझाव दिया कि उपयुक्त समय पर कमीशन करके मानवीय पहलुओं का अध्ययन किया जाना चाहिए। अब जो एक महत्वपूर्ण बिंदु से प्रश्न आता है जो आश्रय और प्रत्यर्पण की तुलना करता है, वो कहता है कि आश्रय एवं प्रत्यर्पण अन्यन्य है, एक्सक्लूसिव है, तथा जहाँ आश्रय रुकता है वहाँ प्रत्यर्पण प्रारंभ होता है। अर्थात जहाँ आश्रय खत्म होता है वहाँ प्रत्यर्पण देने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। asylum and exclusive are mutually exclusive और asylum stops as it were extradition begins। आश्रय वह संरक्षण है जो एक देश अपने क्षेत्र या किसी अन्य स्थान जो नियंत्रण में है जो उस व्यक्ति को देता है जो उसको मांगते हैं या उसकी प्रार्थना करता है। दूसरी ओर प्रत्येक आपराधिक कैदी को उस देश को सौंपना है इस क्षेत्र में उसने कथित अपराध किया है। आश्रय की संस्था राज्य देश को किसी व्यक्ति अपनी अधिकारिता में लेने का अधिकार प्रदान करता है। आश्रय प्रदान करके उस व्यक्ति को संरक्षण प्रदान करता है। क्षेत्रीय आश्रय व्यक्ति राज्य के क्षेत्र के अंतर आता है, अतः वह राज्य की अधिकारिता के अंतर्गत होता है। आश्रय प्रदान करके राज्य व्यक्ति को अपने क्षेत्र में संरक्षण प्रदान करता है। राजनीतिक आश्रय के क्षेत्र के मामले में व्यक्ति आश्रय प्रदान करने वाले राज्य के क्षेत्र या के अंतर्गत नहीं होता तथा आश्रय प्रदान करने वाले राज्य को उसको अपनी प्रभु
प्रभुत्व अधिकारिता के अंतर्गत लाता है। इसके द्वारा आश्रय प्रदान करने वाले क्षेत्रीय राज्य की प्रभुत्व संपन्नता के विरुद्ध जाता है। इस प्रकार के आश्रय की संस्था द्वारा संबंधित व्यक्ति को क्षेत्रीय राज्य की अधिकारिता प्रदान के बाहर किया जाता है। दोनों प्रकार के आश्रय में अंतिम प्रयोजन संबंधित व्यक्ति को या शरणार्थी को आश्रय प्रदान कर उसे अपने अधिकारिता के अंतर्गत लाया जाता है। प्रत्यर्पण की संस्था इसके उल्टे कार्य करती है। प्रत्यर्पण के मामले में अपराधी अन्य राज्य के क्षेत्र में है तथा किसी प्रत्यर्पण संधि अथवा अन्यथा वह राज्य क्षेत्र में कथित अपराधी है, वह उसके राज्य को क्षेत्र में है, तो किसी प्रत्यर्पण संधि प्रत्यर्पण के मामले में अपराधी अन्य राज्य के क्षेत्र में है तथा किसी प्रत्यर्पण संधि अथवा वह राज्य के क्षेत्र में कथित अपराधी है, वह राज्य को सौंपता है जहां उसने अपराध किया है। इस प्रकार अपराधी जो एक राज्य के क्षेत्र तथा अधिकारिता के अंतर्गत है, वह उस राज्य को सौंप देता है जहां उसने उस कथित अपराध किए हैं। अतः आश्रय एवं प्रत्यर्पण पारस्परिक दूसरे से अनन्य है। एक बार क्षेत्रीय राज्य प्रत्यर्पण अपराधी को करने का निर्णय देता है तो आश्रय का प्रश्न नहीं उठता। दूसरे शब्दों में आश्रय वहीं रुकता है जहाँ समाप्त हो जाता है। अतः प्रत्यर्पण प्रारंभ होता है, दूसरे संबंधित राज्य किसी व्यक्ति को आश्रय देने के बारे में निर्णय लिखता है। प्रत्यर्पण का प्रश्न कम से कम उस समय ही नहीं उठता, परंतु एक बार राज्य शरणार्थियों या अपराधियों को आश्रय प्रदान कर देता है तत्पश्चात वो उस राज्य को प्रार्थना पर प्रत्यर्पण कर सकता है या करता है जिसके कि उस राज्य में उसने अपराध किया है और उसके विरुद्ध वाद चलाया जा सके। तो इस प्रकार हमने आश्रय को देखा कि आश्रय किसे कहते हैं और आश्रय एक प्रकार की सक्रिय सुरक्षा और निवास करने का अधिकार है जो उस व्यक्ति को दिया जाता है जो राजनीतिक रूप से धार्मिक रूप से अपराधी है और जहाँ जिस देश में उसने ऐसा कार्य किया है वहाँ उसको जान को खतरा है या कोई अन्य प्रकार का क्षति होने की संभावना है। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।